नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे इन्वेस्टर डिपॉजिट को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और ब्याज दोनों नहीं मिलता है। अमित शाह एक दिन पहले हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से राज्य के 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केंद्र, 95 जन औषधि केंद्र और राज्य की समस्त 670 बहुउद्देशीय सरकारी समितियों के पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ पर बोले थे। तो कोऑपरेटिव से जुड़े इन्वेस्टर डिपॉजिट पर अमित शाह ने बोला। उन्होंने कहा है कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकरण होगा और इसी के साथ हरि के द्वार में शाह ने ये शुभ समाचार दिया है। तो ये तस्वीरें हरिद्वार से आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पे अमित शाह ने ये बातें कही है। मित्रों, आज कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। कभी राजधन पर विवाद टिप्पणी करने वाले बाबा रामदेव अब नहीं करेंगे राजधन पर कोई बात। गुरुवार को हरिद्वार में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजनीति में आए ओझेपन की बात कहते हुए राजधन पर किसी भी तरीके से टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल ये वही राजधर्म है जिसका पाठ कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाया था। बाबा रामदेव से मीडिया ने राहुल गांधी को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने 2 टूक कहा है कि उन्होंने राजधर्म पर अब बोलना बंद कर दिया है। अब वो केवल योग धर्म और सनातन धर्म पर ही बात करेंगे। राजनीति में बहुत ओछापन होता है, इसलिए हमने अब राजधर्म के ऊपर बोलना कम कर दिया है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, उसी से ही दुनिया को सही दिशा मिलेगी। बहुत राजनेताओं में बहुत ओछी सोच आ गई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। दरअसल सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने लेनी चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बहुत ही दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। नरसिंह मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तो देश की खुशहाली के लिए कामना किया है केंद्रीय मंत्री ने और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को सभी तरीके से। चमोली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हैं, जहां पे देश की खुशहाली के लिए कामना किया है। इसी के साथ भगवान के सामने उन्होंने प्रार्थना की, पूजा अर्चना की और 2 दिवसीय उनका उत्तराखंड दौरा है। और इस वक्त आपके साथ चमोली की तस्वीर हम साझा कर रहे हैं जहां पे वो पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब भी सदन में विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं तो उनको बोलने तक नहीं दिया जाता है। एक रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं। हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं
इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस करेगी। उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। कोड़ पे खाज वाली घटना में इसको कहूँगा और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का ये हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्ब से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। पानी नहीं दे रहे, पानी के रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली की कटौती बीच बीच में हो रही है और बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं इस राज्य को, शर्म आती है हमको। ऐसी डबल इंजन की सरकार है यह जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आज जितनी बातें कांग्रेस पिछले 11 महीने से लगातार कह रही महंगाई के विरोध में, आज मोहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उत्तराखंड सहित देश के तमाम राज्यों में भाजपा का संगठन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों में जुट चुका है, जिसमें अब बीजेपी संगठन में अपने विधायकों का परीक्षण करवाने का ऐलान किया है। बीजेपी की चुनावी तैयारी जहां अन्य दलों से 2 कदम आगे है, तो वहीं कांग्रेस अब भी अपने संगठन को ही खड़ा करने में जुटी हुई है। 2024 का फाइनल मैच खेलने के लिए उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बीजेपी कांग्रेस सभी को लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करना है, लेकिन ये चुनाव जीतना तभी संभव हो पाएगा जब सियासी दलों की तैयारी पुख्ता हो और उनका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान हो। लेकिन उत्तराखंड में सियासी दलों में बीजेपी दूसरे दलों से 2 कदम आगे निकलती नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो जिला मंडल और बूथ स्तर की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद उनके प्रशिक्षण वर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल अभी तक अपने नए कप्तान की नई टीम पूरी ही घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस में अभी 26 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष घोषित हुए हैं, जबकि बीजेपी अपने विधायकों का प्रशिक्षण भी करवाने जा रही है, जिससे चुनाव के समय उसका हर कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत कर सके। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो बीजेपी का संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, जिसमें संगठन के विभिन्न वर्गों का प्रशिक्षण हो चुका है और अब 8 अप्रैल से देहरादून से पार्टी के विधायकों का भी प्रशिक्षण होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी वर्चुअल रूप से विधायकों को गुरु मंत्र देते नजर आएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
वहीं कांग्रेस की माने तो उनकी पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं ताकि जनता से जुड़े मुद्दों को चुनाव के उस समय उठाने का काम करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो कांग्रेस पार्टी को अब बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसद ये बताए कि जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उन गांवों की स्थिति क्या है। बीजेपी भले ही कुछ भी रणनीति बना ले, जनता को सच मालूम है। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प होने लगी है क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है सियासी दलों की तैयारी भी जोर शोर से होने लगी है। लेकिन चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी दूसरे दलों से 2 कदम आगे है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके नेताओं का प्रशिक्षण भी शुरू होने वाला है ताकि चुनाव के समय कोई भी पार्टी की रीति नीति से अनभिज्ञ न रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस अपनी तैयारी कैसे पूरी करती है और कैसे अपने चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करती है। देहरादून से अभय कैंट्रो की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। जहां बीजेपी लगातार मैदान में उतरी हुई है तो वहीं कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नजर ही नहीं आ रही है, अभी भी पीछे होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है। आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के चलते यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे विभाग ने 4 ट्रेनों में अतिरिक्त वातानुकूलित कोच लगाए जाने का फैसला किया है। इससे पहले भी विभाग की तरफ से रेलवे विभाग यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बेहद गंभीर है। इसे देखते हुए ही रेलवे विभाग ने पहले भी 14 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे विभाग इसे लेकर गंभीर है। लक्सर क्षेत्र में चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं, तो वही लक्सर पुलिस भी चोरों पर शिकंजा कसने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पहले सुभाष राणा पुत्र यशपाल राणा निवासी रुड़की का लक्सर में अज्ञात चोरों ने उसका मोबाइल फोन और पर्स साथ ही 6,000 रुपए चोरी कर लिए थे, जिसके चलते लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई थी। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुंतजीर पुत्र सयात और मुराद अली पुत्र शौकत अली को कुआंडिखा डाक चौक लक्सर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 15,000 रुपए की कीमत का चोरी किया गया मोबाइल फोन, पर्स और 1,500 रुपए नकद और आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं एक आरोपी वाजिद पुत्र ताहिर पल्सर मोटरसाइकिल सहित मौके से फरार हो गया है। तो लक्सर में लगातार चोरों पर शिकंजा पुलिस कस रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जहां चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं तो पुलिस लगातार उनके बुलंद को ढाने की कोशिश कर रही है और इसी संदर्भ में 2 गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से हुई है। हालांकि एक आरोपी फरार हो चुका है, लेकिन लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है चोरों पे। जिस तरीके से उनके हौसले पिछले कई दिनों से बुलंद हो गए थे, अब उनके हौसले ढाते हुए पुलिस नजर आ रही है। एक आरोपी फरार हो गया है, लेकिन बाकी आरोपी जो है पुलिस के कब्जे में है और उनके कब्जे से कई चीजें बरामद की गई है। खबर डोईवाला से है, जहां घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोला और कान के कुंडल खींचकर फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव की बताई जा रही है।
शुक्रवार को हुई अचानक तेज बारिश के बाद रामनगर के आसपास के सभी बरसाती नाले पूरी तरीके से उफान पर है। कई बरसाती नालों में जहां एक और दोनों तरफ वाहन फंस गए हैं, तो वहीं शुक्रवार की दोपहर रामनगर में यात्रियों को लेकर डॉन परेवा जा रही बस रामनगर के तिलमठ महादेव मंदिर के समीप स्थित बरसाती नाले में पानी के तेज बहाव के चलते बह गई। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार के बाद मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों द्वारा बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य करने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना के संबंध में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि बस में 27 यात्री सवार थे तथा सभी को सुरक्षित निकाला जा चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। रामनगर की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यात्रियों को ले जाते हुए बस जो है उफान के चलते बह गई और बचाव का कार्य अभी तक जारी है। फिलहाल कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ग्रामीणों के सूचना पे पुलिस और रेस्क्यू टीम से कई लोग वहां पे पहुंचे हैं और तेज बहाव के कारण जो है, तेज बारिश के कारण और तेज बहाव के कारण ऐसा हादसा हुआ है। तो बरसाती नाले उफान पर है। बारिश के चलते बिन मौसम बरसात हो रही है उत्तराखंड में और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। उफान पे हैं कई नदियां, कई नाले, जिसके चलते किस तरीके से तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है, बस जो है वो बह गई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच साबित हुई तो मैदानी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटे बाद किसानों की लहराती फसलों पर पानी फिर सकता है। मैदानी क्षेत्रों में किसानों की फसल पकने को है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों की बुआई थोड़ी देर से ही हुई है, जिस कारण पहाड़ों पर अगर बारिश हुई तो फसलों के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। वहीं गर्मियों के चलते जंगलों में आग की घटनाएं भी बारिश के चलते कम होने के आसार है। तो ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और देखिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आगे भी ऐसे ओलावृष्टि और तेज बारिश हो सकती है। इससे किसान जो है वो चिंता में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएगी। दूसरी ओर देखी जाए तो किसानों की फसलों की बुआई अभी हुई है, उस लिहाज से भी ये बारिश को अच्छा माना जा रहा है। उनकी फसलें अच्छी तरीके से पैदा हो सकेंगी और उसी संदर्भ में जो है मौसम विभाग की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई है और कुछ ही दिनों से लगातार ये बारिश जो है वो देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। और 31 को फिर से एक तारीख तक भी है और फिर 5-6 में भी दिख रहा है एक सिस्टम आएगा, उसमें भी बारिश मिलेगी 4 से आपको करीब। तो प्लेन्स में अगर बात करें तो वहाँ पे तब धीरे धीरे फसल जो तैयार हो ही रही है, गेहूं की फसल अगर बात करें विशेषकर, तो जब भी समय इसमें मिलता है तो उस समय मेरे ख्याल से कटाई कर सकते हैं आगे। लेकिन आगे भी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी दिखा रहा था उसमें भी यही दिख रहा कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आगे भी वो कम होंगी नहीं। आपको हर वीक में जो है 1-2 दिन ऐसा मिलेगा कि जिसमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी, जहाँ फसल तैयार है उनको कटाई करनी है तो उसमें दिक्कतें थोड़ा ये रहेंगी। मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाई होटल का पुश्ता गिर गया। पुश्ता के मलबे के चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुश्ता गिर गया है जिसके बाद गाड़ी इसके नीचे दब चुकी है। रेस्क्यू की टीम पहुंचने वाली कुछ ही देर में और हड़कंप मच गया है इस पुश्ता गिरने से। बारिश के चलते जो है ये पुश्ता गिरा है। उत्तराखंड में कल देर शाम से ही मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान सभी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो
उधर काला ढूंगी में भी मौसम ने करवट ले ली है। शाम से तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे हैं। इस बारिश से किसानों की फसलों का काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गेहूं, आम, लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही तेज बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे हैं। तो मौसम ने करवट ली है। काला ढूंगी की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आम, लीची की कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। शाम से तेज हवाएं चल रही है तो वहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम की करवट के कारण कई फसलों को नुकसान हुआ है। किसान लगातार परेशान है। तस्वीर आपके साथ साझा करें। हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है। तो बिन मौसम बरसात ने लोगों में हड़कंप मचाया और किस तरीके से भारी बारिश हो रही है और कई किसानों को नुकसान भी हुआ है। तो तस्वीरें आपके साथ साझा करें काला ढूंगी से। वहां पे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। आम की बात की जाए, लीची की बात की जाए, हर तरीके की फसलें बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के साथ चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है तो वहीं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ की पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बारिश जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते चमोली वासी घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। चमोली के मोल्टा गांव में आज पहली बार बस पहुंची है, जहां बस पहुंचते ही ग्रामीणों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी है। तो वहीं ट्रायल के तौर पर बस में बैठकर जा रहे ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। छह साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ है, लेकिन अब फिर से ठप पड़ गया है। इंदिरा मार्केट और पुराने बस अड्डे में जिन व्यापारियों को हटाया गया वो अस्थायी बाजार में मझधार में फंसे हुए हैं। व्यापारियों को बेदखल करने में तो अफसरों ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन दुकानें तोड़ने के बाद नई बिल्डिंग के निर्माण में केवल 2% ही अब तक काम हो पाया है। ये काम हो जाएगा। लगातार इसमें पिछले 10-15-20 दिन से ये सूचना आ रही है कि वहाँ मौके पर काम नहीं हो रहा है या काम में बहुत ढीली गति से, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। इस विषय पर हमारी वार्ता हमारे जो सचिव जो VCMDD है बंशीधर तिवारी जी है, उनसे वार्ता हो चुकी है। बाजार का भी माननीय मेयर साहब, माननीय विधायक जी और हम गए थे वहाँ पर। मौके पर जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है उसको भी देखा है। जल्दी ही इसमें एक समीक्षा बैठक पूरे काम की जल्द ही की जाएगी। उसमें थोड़ा गति तीव्र होनी चाहिए, धीमी गति से हो रहा है। तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेजी से काम नहीं करती है तो हम एग्रीमेंट को निरस्त भी कर सकते हैं। हरिद्वार के SSP अजय सिंह के साथ भीड़ में सलमान को फोटो खिंचवाना काफी महंगा पड़ गया। सलमान नशे की तस्करी करता है, जिससे पीरपुरा गांव से गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट में वांछित और 10,000 के नामी सलमान को हरिद्वार पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।